I am Smith Kumar, Assistant Professor in Government College for Women Guravada. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म पढ़ेंगे जो हमारी हेल्प करेंगी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझने में। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? मास। मास क्या है? मास ऑफ ए बॉडी is the quantity of matter it contains। यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रम कौन कौन सी आई है इस डेफिनेशन में? बॉडी, क्वांटिटी एंड मैटर। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि स्पेस क्या होता है, आफ्टर दैट मैटर, बॉडी एंड क्वांटिटी। तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्पेस के डेफिनेशन। स्पेस की डेफिनेशन होती है, इट इज द रीजन इन विच इवेंट्स टेक प्लेस। प्लेस, यहाँ पे स्पेस आपका एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल रीजन भी हो सकता है। अगर हम 3 डायमेंशन रीजन की बात करें तो क्यूब क्या है? एक तरह से आपका स्पेस है, ठीक। इसी तरह से अगर हम बॉल की बात करें, बॉल भी क्या है? स्पेस है आपका। और बाकी अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी है आपके पास, प्लेस। 3 डायमेंशन में कोई भी रीजन वो आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी मैटर। मैटर क्या होगा? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर इज एनीथिंग which occupies space। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी बॉडी। ए बॉडी is a limited amount of matter occupying a limited space। A body has finite dimensions। अगर हम 3 डायमेंशन स्पेस की बात करते हैं, 3 डायमेंशन स्पेस में क्यूब क्या है? एक बॉडी है। यहाँ पे बॉल क्या है आपकी? बॉडी है। अगर 3 डायमेंशन स्पेस में हम एक टेबल लेते हैं, टेबल भी क्या है आपके पास? एक बॉडी है, क्योंकि उसमें क्या है? फाइनाइट डायमेंशन है आपकी। क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक गिवन है बॉडी की डेफिनेशन के अंदर, ए बॉडी हैज फाइनाइट डायमेंशंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी क्या है? आपके पास कोई भी इवेंट है, आप उसको किसी ना किसी सिस्टम के अंदर मेजर करेंगे तो क्वांटिटी आपकी हो जाएगी एनीथिंग विच इज कैपेबल of being measured according to certain convenient unit of measurement is called a quantity। तो अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल कितनी है? 7 और सप्लीमेंट्री 2 क्वांटिटी। इन 9 क्वांटिटी को छोड़ के आपकी कोई भी क्वांटिटी है वो क्या है? इन 9 क्वांटिटी की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं हम, जैसे वेलोसिटी।
वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होती है आपको? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है आपकी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। डिस्टेंस को आप किस में मेजर कर सकते हैं? लेंथ के अंदर, और टाइम को सेकंड के अंदर। तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी क्या है? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं। मेजरिंग हम तीन सिस्टम में कर सकते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। सीजीएस सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी बोल सकते हो। इसी तरह से एफपीएस सिस्टम को आप इंग्लिश सिस्टम भी बोल सकते हैं। फर्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम, सेकंड सीजीएस सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम, थर्ड क्या है? एफपीएस सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। हमारे यहाँ पे हमें सिर्फ मोस्टली तीन ही क्वांटिटी का यूज करना है, मास, टाइम और लेंथ का। बाकी जो आपकी क्वांटिटी यहाँ पे यूज होंगी वो इन तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके हम ड्राइव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिटेल में इन तीन ही क्वांटिटी को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ को हम एमके सिस्टम में मेजर करते हैं मीटर के अंदर। सीजीएस सिस्टम में हम सेंटीमीटर में और एफपीएस सिस्टम में फुट में। अगर मैं मास की बात करूं तो यहाँ पे नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है आपके पास? मास। एमके सिस्टम में मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और सीजीएस सिस्टम में हम ग्राम में, एफपीएस सिस्टम में हम पाउंड में। नेक्स्ट है टाइम। टाइम भी क्या है? एक आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम को एमके सिस्टम में हम मेजर करते हैं सेकंड में, सीजीएस सिस्टम में भी हम सेकंड में ही मेजर करते हैं और एफपीएस सिस्टम में भी। अब हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। अगर हम बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं तो मास की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी? मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। यहाँ पे मैंने हर एक टर्म को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। आपकी बॉडी क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, मैटर क्या होगी। अब बात आती है यूनिट। मेजरमेंट करने के लिए मास का कोई ना कोई तो यूनिट होगा। जैसे हमने लेंथ की बात की थी तो एमके सिस्टम में हमने लेंथ को किस में मेजर किया था? मीटर के अंदर। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में और एफपीएस सिस्टम में हमने फुट में मेजर किया था। अब हम मास की बात करते हैं। मास को एमके सिस्टम में क्या कह सकते हैं हम? किलोग्राम और सीजीएस सिस्टम में ग्राम, एफपीएस सिस्टम में पाउंड। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है आपके पास? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी
is the quantity of motion possessed by the body. मोमेंट किसी भी बॉडी का टोटली डिपेंड होता है मास और वेलोसिटी के ऊपर, क्योंकि हम मोमेंटम को किससे एक्सप्रेस करते हैं? मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम मेजरमेंट की बात करें मोमेंटम की, तो मेजरमेंट मोमेंटम की भी यूनिट होगी, क्योंकि मेजरमेंट को भी हम किसी ना किसी यूनिट के अंदर मेजर करेंगे। तो उसी तरह से हमने जैसे पीछे पढ़ा है एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, इन तीनों सिस्टम के अंदर हम मोमेंट को भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोमेंट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास? केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे केजी तो किसकी वजह से आया? मास की वजह से, और मीटर पर सेकेंड आया आपका वेलोसिटी की वजह से। सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। एफपीएस सिस्टम की बात करें तो एफपीएस सिस्टम में क्या लिख सकते हैं? फुट पर पाउंड फुट पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी फोर्स। A force is an action which acting on a body change or tends to change the state of rest or of uniform motion of the body in a straight line। हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे A हमारे पास बॉडी है, उसके ऊपर हम P फोर्स अप्लाई करते हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। बॉडी आपकी फोर्स लगने की वजह से यहाँ पे P1 पोजीशन से P2 पोजीशन पे मूव हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे P2 पोजीशन पे मूव हुई, तो यहाँ पे क्या है कि आपकी बॉडी किसकी वजह से मूव हुई है? फोर्स की वजह से। इस वे में आपका फोर्स लगा है। फोर्स लगने के बाद यहाँ पे जो बॉडी है आपकी वो P2 पोजीशन पे आ गई है, और ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन के साथ हुई है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि आपने फोर्स लगाया लेकिन फोर्स आपका कम है, तो आपकी बॉडी क्या रहेगी? रेस्ट पोजीशन पे रहेगी, मोशन पोजीशन में नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं यूनिट की। फोर्स की क्या क्या यूनिट हो सकती है? फोर्स क्या होता है एक्चुअली आपका? फोर्स को हम m से डिनोट करेंगे। फोर्स होगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं f से डिनोट कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है, एक तो ग्रेविटेशनल होता है, एक होता है आपका नॉन ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल में जो आपकी यूनिट होंगी वो ग्रेविटेशनल यूनिट बोली जाएंगी, और नॉन ग्रेविटेशनल केस में आपकी यूनिट होंगी एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट भी हम तीनों ही सिस्टम में मेजर करेंगे। अगर हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं, उसमें जो अब की एब्सोल्यूट यूनिट होती है एसआई सिस्टम में फोर्स की क्या होगी? न्यूटन। और सीजीएस सिस्टम में लाइन्स, और एफपीएस सिस्टम में पोंडल। अगर हम ग्रेविटेशनल की बात करें, ग्रेविटेशनल में आपकी एसआई यूनिट होगी किलोग्राम वेट
किलोग्राम वेट। अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें तो आपका ग्राम वेट, और एफपीएस सिस्टम की बात करें पाउंड वेट। ये क्या है आपकी यूनिट है, एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल के बीच? अगर हम 1 पाउंड की बात करते हैं, 1 पाउंड वेट, 1 पाउंड वेट आपका किस में, ग्रेविटेशनल सिस्टम में। लेकिन एब्सोल्यूट सिस्टम में अगर हम इसको इक्वल लिखना चाहते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, 32 पॉन्डल्स। इसी तरह से 1 ग्राम वेट की बात करें हम, तब ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 981 डायंस के इक्वल। अगर 1 किलोग्राम वेट की बात करें हम, तब ये किसके इक्वल हो जाएगा 9.8 न्यूटन के इक्वल। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी यूनिट थी। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था आपके पास, एवरी बॉडी continuous in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by external force to change the state। अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to the external force that takes place direct to the force। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है आपके पास, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको हम पी कंसिडर कर रहे हैं, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, P directly proportional to D upon dt मोमेंटम mv। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा आपके पास, m क्या है आपके पास कांस्टेंट, m आउटसाइड, d अपॉन dt v। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास p। हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें कोई कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा, कांस्टेंट हम की कंसीडर कर रहे हैं। m आपके पास अगेन क्या है, मास, मास क्या है यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, dv अपॉन dt क्या हो जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ गया, एक्सटर्नल फोर्स k टाइम मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये क्या था आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरह से हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा आपके पास, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास टू टर्म न्यू टर्म है, फर्स्ट एक्शन सेकेंड इज रिएक्शन।
अगर हम एक्शन की बात करें तो एक्शन क्या होगा आपके पास, एक्शन वी मीन द फोर्स exerted by one body on the another एंड रिएक्शन से हमारा मतलब है फोर्स exerted by the second body on the first। इस केस में आपके पास क्या होता है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो आपके पास इक्वल होता है, बट उनकी डायरेक्शन आपकी अपोजिट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपके पास ये कोई टेबल है, टेबल के ऊपर आपकी कोई बॉडी है ए, यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन है या वेट क्या है आपके पास, यहाँ पे मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ऊपर क्या है आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आ। तो यहाँ पे ये क्या है, अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड आप चेक करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों की सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन दोनों की क्या है आपके पास अपोजिट। अब हम डिस्कस करेंगे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपके पास मोशन की इक्वेशन क्या क्या हो सकती हैं आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन तो हो सकती है आपके पास v इक्वल u प्लस एफ टी। सेकेंड इक्वेशन आपके पास हो सकती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन आपके पास हो सकती है v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2f एस। यहाँ पे v क्या है आपकी वेलोसिटी, और s क्या है डिस्प्लेसमेंट, u है इनिशियल वेलोसिटी, t रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टाइम को, t रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टाइम को, इसे आप कैपिटल T भी लिख सकते हैं, स्मॉल t भी। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू लॉ ऑफ मोशन। आपके पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द यूनिफॉर्म फोर्स दैट विल मूव 1 kg mass from rest through 1 meter in 1 second। यहाँ पे आपके पास ठीक है बॉडी है, 1 kg मास है आपके पास, 1 मीटर आपका फोर्स लगने के बाद क्या है कि केजी में है आपका मास, तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपके पास मास क्या हो जाएगा, क्या गिवन है 1 kg। फ्रॉम रेस्ट की बात की है इसलिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी u इक्वल टू 0। एस डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास यहाँ पे 1 kg मास, तो आपका मास केजी में गिवन है, केजी कौन से सिस्टम के अंदर होता है आपका, मेजरमेंट की बात करें तो हम एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम बोल सकते हैं। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपके पास 1 मीटर, और आपका यहाँ इस क्वेश्चन में 1 मीटर ही गिवन है। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम क्या है 1 सेकेंड,
अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, कौन सी? h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो अगर हम इसमें पुट करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या है? 1 1 इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, टी 1 प्लस 1/2 एफ। एफ क्या है आपके पास यहाँ पे? एक्सेलरेशन। एफ गिवन नहीं, एफ को हम एज इट इज लिखेंगे इनटू टी स्क्वेयर, वन का स्क्वेयर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारे पास आएगा एफ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया आपके पास? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड द यूनिफॉर्म फोर्स। तो जो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स लगा है हमें वो फाइंड आउट करना है। हम मान लेते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है? P। तो P किसके इक्वल हो जाएगा आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका गिवन है यहाँ पे 1 kg इनटू एक्सेलरेशन क्या है? 2। तो यहाँ पे आपके पास फोर्स क्या आ गया? 2। लेकिन किस फॉर्म में आया है? किस फॉर्म में मेजर करेंगे? हमारे पास यहाँ पे सभी क्वांटिटी किस सिस्टम के अंदर है? एमके सिस्टम के अंदर। एमके सिस्टम में फोर्स को मेजरमेंट करते हैं हम न्यूटन में। तो यहाँ पे फोर्स आ गया आपका 2 न्यूटन्स। नेक्स्ट क्या है आपके पास क्वेश्चन? ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी of mass 20 gram and produce a velocity of 27 centimeter per second in 6 seconds. If the body initially at rest, what is the force? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 90 डाइन्स, सेकेंड ऑप्शन है 90 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है 90 पाउंड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन एसआई सिस्टम? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्राम, सेकेंड मीटर, थर्ड किलोग्राम, फोर्थ पाउंड। थर्ड क्वेश्चन है आपका विच इज द यूनिट ऑफ मास? फर्स्ट पाउंड, सेकेंड ग्राम, थर्ड किलोग्राम, फोर्थ ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, a body of mass 50 kg is acted upon by a force of 5 Newton. How long will it take to attain a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड? यहाँ पे आपको टाइम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में है आपके पास 5 सेकेंड्स, सेकेंड 10 सेकेंड्स, थर्ड ऑप्शन में 5 मिनट्स, फोर्थ ऑप्शन में 11 मिनट्स।